नमस्कार। कभी कभी कुछ चीजें हमें बहुत सामान्य लगती हैं, है ना? जैसे कि मासिक धर्म चक्र। पर क्या ये वाकई इतना सामान्य है? असल में ये शरीर के अंदर चलने वाली सबसे जटिल और बेहतरीन प्रक्रियाओं में से एक है। तो आज हम इसी मासिक धर्म चक्र के पीछे छिपे विज्ञान की परतों को खोलेंगे और इसकी कमाल की दुनिया को समझेंगे। चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं। 375। जी हाँ, 375 दिन, मतलब एक साल से भी ज्यादा का वक्त। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये उस पहेली की चाबी है जिसे हम मासिक धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो इस सवाल का जवाब शायद चौंकाने वाला हो। ये है मासिक धर्म चक्र, जिसे हम अक्सर 28 दिन का एक इवेंट समझते हैं। वो असल में एक साल से भी लंबी और बेहद पेचीदा यात्रा का सिर्फ आखिरी पड़ाव है। तो सवाल ये है कि इस पूरे चक्र को कंट्रोल कौन करता है? सोचिए कि शरीर में एक कमांड सेंटर है जो रिप्रोडक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े काम को निर्देश देता है। वैज्ञानिक भाषा में हम इसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनैडल एक्सिस, या शॉर्ट में एचपीजी एक्सिस। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे ऊपर हमारे दिमाग में है हाइपोथैलेमस, जो जीएनआरएच नाम का एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंचता है, जो जवाब में एलएच और एफएसएच नाम के दो मैसेंजर भेजती है। ये मैसेंजर सीधा अंडाशय तक जाते हैं और उन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने का ऑर्डर देते हैं। यही वो हार्मोन हैं जो इस पूरे शो को चलाते हैं। अब बात करते हैं इस चक्र के असली स्टार की, यानी अंडे की। इसकी कहानी उस 28 दिन के साइकिल से बहुत पुरानी है। असल में ये कहानी तो लगभग एक साल पहले ही शुरू हो जाती है। ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। एक महिला के जन्म से भी पहले, जब वो एक भ्रूण के रूप में गर्भ में होती है, उसके अंडाशय में 60 से 70 लाख तक संभावित अंडे होते हैं। सोचिए, ये जीवन की शुरुआत का कितना बड़ा खजाना है। लेकिन लाखों की ये संख्या हमेशा नहीं रहती। प्यूबर्टी तक आते आते ये संख्या घटकर लगभग 4 लाख रह जाती है। इस कुदरती छटाई की प्रक्रिया को एट्रेसिया कहते हैं। ये प्रकृति का अपना तरीका है ये पक्का करने का कि सिर्फ सबसे सेहतमंद और मजबूत फॉलिकल्स ही आगे की दौड़ में शामिल हों। तो एक फॉलिकल की इस यात्रा के दो मुख्य पड़ाव हैं। पहला है प्री एंट्रल फेज। ये एक धीमी मैराथन की तरह है जो लगभग एक साल तक अपने आप चलती है। फिर आता है एंट्रल फेज। ये एक तेज स्प्रिंट की तरह है जहां एचपीजी एक्सिस के हार्मोन आकर कंट्रोल संभाल लेते हैं और कुछ चुने हुए फॉलिकल्स को फिनिश लाइन की तरफ दौड़ाते हैं। अब कहानी दो जगहों पर एक साथ आगे बढ़ती है, अंडाशय में और गर्भाशय में। और ये दोनों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक खूबसूरत डांस की तरह एक दूसरे के साथ पूरे तालमेल में काम करते हैं। ये मैप हमें पूरे 28 दिन के चक्र की एक झलक देता है। पहले 14 दिनों में अंडाशय में फॉलिक्यूलर फेज और गर्भाशय में प्रोलिफरेटिव फेज साथ साथ चलते हैं। फिर लगभग 14वें दिन पर होता है ओव्यूलेशन, और उसके बाद अंडाशय में लूटियल फेज और गर्भाशय में सेक्रेटरी फेज शुरू होता है। तो चक्र के पहले हिस्से में क्या होता है? खैर, मासिक धर्म के बाद गर्भाशय अपनी अंदरूनी परत, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसे फिर से बनाना शुरू करता है। और इस पूरे रिकंस्ट्रक्शन का जो चीफ आर्किटेक्ट है वो है बढ़ता हुआ ईस्ट्रोजन हार्मोन। इस फेज में गर्भाशय के अंदर का माहौल एक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा होता है। एंडोमेट्रियम अपनी बुनियाद से दोबारा उगता है, मोटा होता जाता है और उसमें नई ग्रंथियां और खून की नसें बनती हैं। ये सब कुछ एक संभावित भ्रूण के लिए एक आरामदायक घर बनाने की तैयारी है। और अब हम पहुंचते हैं इस चक्र के सबसे नाटकीय मोड़ पर। एक ऐसा हार्मोनल धमाका जो खेल के सारे नियम बदल देता है और ओव्यूलेशन को मुमकिन बनाता है। ज्यादातर समय हमारा सिस्टम नेगेटिव फीडबैक पर चलता है। इसको ना एक थर्मोस्टेट की तरह सोचिए। जब हार्मोन का लेवल सही होता है तो वो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, सब ठीक है और हार्मोन बनाने की जरूरत नहीं है। इससे सिस्टम में एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन फिर कुछ कमाल का होता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल एक खास पॉइंट को पार कर जाता है तो ये सिस्टम पूरी तरह पलट जाता है। अब नेगेटिव की जगह पॉजिटिव फीडबैक शुरू हो जाता है। यानी वही एस्ट्रोजन जो पहले सिस्टम को धीमा कर रहा था, अब उसे और ज्यादा और तेजी से हार्मोन बनाने के लिए उकसाता है। और इसी पॉजिटिव फीडबैक की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच में एक जबरदस्त उछाल आता है। ये एलएच सर्ज ही वो आखिरी हरी झंडी है जो फॉलिकल को अंडा रिलीज करने का ऑर्डर देती है। और बूम, यही है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के साथ ही हम अपनी टाइमलाइन पर
चक्र के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। अब अंडाशय ल्यूटियल फेज में है और गर्भाशय सेक्रेटरी फेज में। इस फेज में अब स्टेज पर आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसके असर से गर्भाशय एक भ्रूण के स्वागत के लिए अपनी आखिरी तैयारियां करता है। ये बिल्कुल एक आरामदायक और पोषक नर्सरी बनाने जैसा है। ये उपमा इस फेज के मकसद को बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब प्रोलिफेरेटिव फेज में घर बना था और अब सेक्रेटरी फेज में उसे सजाया संवारा जा रहा है ताकि वो एक भ्रूण के लिए एक शानदार और स्वागत करने वाली जगह बन सके। तो ये फाइनल टचअप क्या है? प्रोजेस्टेरॉन ग्रंथियों को पोषक तत्व बनाने के लिए कहता है। ये बच्चे के लिए खाना तैयार करने जैसा है। परत और भी नरम और स्पंजी हो जाती है और खून की नसें पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं। अब ये नर्सरी एक नई जिंदगी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता? शरीर हार नहीं मानता। वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अगले महीने के लिए खुद को रीसेट कर लेता है। ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रक्रिया है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरॉन बनाने वाला कॉर्पस लूटियम खत्म हो जाता है। इससे हार्मोन का लेवल अचानक से गिर जाता है और इस हार्मोनल सपोर्ट के बिना गर्भाशय की वो तैयार की गई मोटी परत टिक नहीं पाती। वो परत झड़ जाती है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जो कि एक नए चक्र का पहला दिन होता है। तो अगर इस पूरी कहानी को हम एक नज़र में देखें तो फॉलिक्यूलर फेज एस्ट्रोजन का शो है और ल्यूटियल फेज प्रोजेस्टेरॉन का। ओव्यूलेशन होता है LH सर्ज की वजह से और मासिक धर्म तब होता है जब हार्मोन का लेवल गिर जाता है। ये सच में अंडाशय और गर्भाशय के बीच एक कमाल का कोऑर्डिनेटेड डांस है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है। ये पूरा चक्र सिर्फ बच्चे पैदा करने की एक मशीनरी नहीं है। ये एक महिला के ओवरऑल हेल्थ का एक बहुत ज़रूरी इंडिकेटर है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या ये चक्र सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फिर ये हमारे स्वास्थ्य का एक आईना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।